क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक का मैंने कल मीनिंग बताया था ना आप लोगों को? नो सर। नहीं बताया, चलो ओके। जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि भाई वो किस तरीके का उसका रोल होना चाहिए इस पूरे उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब कि कहते हैं ना कि इस चीज के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस चीज के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक पर्टिकुलर इवन लेट्स से कोई भी चीज ले लो, हर एक के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको एक वो खुशबू देता है, राइट? नॉट एवरी फ्लावर बट यस एक जेनरिक वो है कि एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर लेवल पे लोगों के पर्सनल लोगों के होते हैं कि हाँ इसके बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट? तो हम आज बेसिकली जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला जो मैंने इसमें है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल क्या है मैनेजमेंट का? प्रॉफिट। हाँ, ऑब्जेक्टिव उसका गोल। हाँ, उसका व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस? एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स व्हिच आर द बेसिक रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। Management integrates the effort of different individuals in the organization towards achieving these goals. बड़ा सिंपल है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। मैं एक कंपनी खोलता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं पैसे कमाना। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन करता हूं, मेरा गोल है कि जो ओल्ड एज लोगों को हेल्प करना। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरा गोल हमेशा प्रॉफिट का हो। बहुत सारी एनजीओ वगैरह होती है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेन देना नहीं होता। दे जस्ट वांट टू सर्व द सोसाइटी, करेक्ट? यस। तो हाँ, इशिता, आर यू गेटिंग? यस सर। हाँ, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेट गोल होता है कि भाई मेरे को ये चीज हमें अचीव करनी है, और उस गोल को अचीव करने के लिए उनको अभी क्या कहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा वो अचीव कर लेगा। उसको क्या करना पड़ता है कि जो जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी एक इंटीग्रेटेड एफर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब कि जब तक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में? मैथ्स में तो पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब कि सब कुछ सम अप कर देना, राइट? तो ये मतलब इस तरीके से हो कि एक सारे लोगों की एफर्ट जब एक जगह उस गोल को अचीव करने में लग जाएंगी तभी वो गोल अचीव होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कुछ और सोच रहा है, उसका क्या कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ काम ही नहीं कर रहा है। लोग अगर इस तरह से नहीं काम करेंगे तो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे अचीव होंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब जब तक आपका मैनेजमेंट गोल सेट नहीं करेगी तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं ले जा सकते, आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एनी क्वेश्चंस इनटू दिस? नो सर। इशिता, नो सर। समझ गए ना, है ना? अब सेकंड पॉइंट है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखो तो तुम लोगों ने सोचा कभी कि मतलब कभी ये सब वर्ड पढ़ रखा है? इशिता, ये वर्ड पढ़ रखा है परवेसिव? हाँ सर, मैंने सुना है। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। हाँ, नहीं यूनिवर्सल तो ठीक है, परवेसिव का मतलब क्या होता है? जो एवरी कंडीशन में, मतलब हर तरीके में कहीं ना कहीं प्लेस करता हो, हर जगह। मतलब सॉरी, जो हर कंडीशन में कहीं ना कहीं प्लेस करे, मतलब हर किसी को उस चीज की मतलब नीड हो किसी ना किसी तरीके से, या फिर वो यूज करता हो उसको। हाँ चलो इशिता आप बताओ परवेसिव का, आपने अगर कोई कुछ भी आपका आइडिया हो कि परवेसिव का ये मीनिंग होता है?
मतलब वो जो भी हर जगह यूज होता है वो चीज। हाँ मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होती है, चाहे वो हाँ कोई भी हाँ प्लेस है। हाँ, है ना। मतलब परवेसिव का मतलब ये है कि existing in all conditions, in all scenarios, in everywhere it is required. Pervasive is all the time. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो आपको नॉट नेसेसरी बिजनेस में ही चाहिए होता है। आपको क्या कहते हैं, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए ऐसा नहीं है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लब, सब जगह चाहिए मैनेजमेंट। क्या आप इशिता आप आंसर करो, क्या आपको घर में ही मैनेजमेंट चाहिए? यस सर। हाँ, क्यों चाहिए? क्योंकि अगर घर को मैनेज नहीं करके रखेंगे तो वो पूरा बिखरा हुआ रहेगा। हाँ, प्रॉब्लम होगी ना मैनेज, है ना। तो अच्छा, सिद्धार्थ आपको क्या पढ़ाई में मैनेजमेंट चाहिए? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल। कैसे, बताओ। ताकि आप, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेते हो? मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करने के लिए अपना टाइम मैनेज करता हूँ, और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और फिर स्पोर्ट्स, फिर क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन स्टडीज के बाद, और हम्म, फिर डिसाइड दैट मैं अपनी हेल्थ पे, फूड पे भी ध्यान ध्यान देता हूँ, माय डाइट, करेक्ट, और करेक्ट, बाद करेक्ट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब, लेकिन आपने पहले जो मैंने पॉइंट बताया था उसका वो आपने उसको इंक्लूड नहीं किया अभी इसके अंदर। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये कह रहा हूं। अब आपको पहला पॉइंट ये रखना है कि भाई मैंने अपने इस 12th के एग्जाम में मेरे को 98%, 99% मार्क्स लेके आने हैं, या 100% मार्क्स लेके आने हैं, करेक्ट। तो ये आपका गोल हो गया। नाउ उस गोल को अचीव करने के लिए आपको अपना मैनेजमेंट स्टाइल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो 6 घंटे की 8 घंटे की स्टडी से काम नहीं चल रहा है, मेरे को तो 10 घंटे स्टडी करनी है, मैं यहाँ पे टाइम कट करूंगा, मैं वहां पे टाइम कट करूंगा, और आई विल इंश्योर कि इट इज डन, करेक्ट। तो टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, बट लेकिन एक फोकस क्या है आपका कि एक पर्टिकुलर गोल है जो कि आपको अचीव करना है। अच्छा, अब ऐसे ही आप अपने देखो, स्कूल में देख लो, होटल्स में सब जगह। सो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब ये है कि आपको मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा। क्या एक शॉपकीपर को मैनेजमेंट की जरूरत है? यस यस। इशिता बताओ, कैसे शॉपकीपर को कैसे जरूरत है? मैनेज करना पड़ता है उसे, अपनी जो शॉप है उसे मैनेज करना पड़ता है, जिससे कि उसका जो एंड रिजल्ट है, उसका प्रॉफिट है, वो अच्छा आ सके। हाँ, तो इसको, तो उसको उसको क्या क्या चीजें मैनेज करनी है? उसको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, शॉप मैनेज करनी पड़ती है, शॉप के जो अंदर क्या क्या चीजें, हाँ, शॉप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे? उसका रॉ मटेरियल किस तरीके से आ रहा है, और हाँ, जो गुड, कस्टमर्स है उनके लिए जो भी उसको हाँ, क्या गुड, जैसे गुड, उसके गुड, 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 हाँ हाँ हाँ। हाँ, सिद्धार्थ आप बताओ बेटा, शॉपकीपर को क्या क्या मैनेज करना पड़ता है? सर, कीपर को अपने गुड्स मैनेज करने होते हैं, कौन सा गुड्स हाँ, कहाँ पे है, ताकि वो जैसे भी राइट, कस्टमर आए वो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, क्या कहते करेक्ट, हैं, एकदम करेक्ट, इफेक्टिवली अपना वो आर्टिकल उसको है दे ना। सके, प्रोवाइड करवा हाँ, दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यू अंडरस्टूड है। तो आपने देखा ना कि एक गोल ओरिएंटेड है प्रोसेस, ये एक परवेसिव है, हर जगह चाहिए, घर में, बाहर, हर हर लेवल पे चाहिए, ठीक है। और किस लिए चाहिए? बिकॉज अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे तो आप एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, करेक्ट। हम थर्ड पे चलते हैं, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल। मैं एक नेक्स्ट और भी दिखाऊंगा आपको, इस मल्टी डायमेंशनल के बारे में मैंने और डिटेल में लिखा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अब क्या है कि कई डायमेंशन, डायमेंशन क्या होते हैं पता है आपको? डायमेंशंस एक तरीके से मतलब कि हम लोग कहते हैं ना कि ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है।
बहुत इसके इसके बहुत सारे डायमेंशन है, मतलब इसमें भी ये एक्सेल करता है, इसमें भी एक्सेल करता है, ये भी इसमें इसके लिए वो है, तो मल्टी डायमेंशन। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑफ पीपल, ऑफ ऑपरेशंस। अब जो कुछ अभी आपने बोला देखिए उनमें से भी कवर हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क और गोल्स। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम्स टू ऑफ अचीविंग गोल्स और वर्क टास्क दैट आर टू बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है, क्या है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपने एक गोल सेट किया और उसके हिसाब से आपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क सेट करे, उसको हम ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलो आप उस लेवल पे मत जाओ। तो उसमें क्या करते हैं कि आप एक अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको टास्क में ब्रेक कर लेते हो और वो ही टास्क जो है वो असाइन होते हैं लोगों को, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी है, और उसके बाद वो उसको अकम्प्लिश करना होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई काम है वो आप लोगों को डिवाइड करते हो कि ये वर्क है, ये करेगा, ये वर्क है, ये करेगा। इस तरीके से उसको पूरे अपने जो आपको गोल अचीव करना है उसके हिसाब से आपने अलग अलग वर्क्स के वो बना लिए कि भाई हाँ, आपने कहा कि फाइनेंस वाला बंदा फाइनेंस हैंडल करेगा, प्रोडक्शन वाला बंदा प्रोडक्शन हैंडल करेगा, लाइक दिस मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग करेगा। तो यू अंडरस्टैंड कि जो मैनेजमेंट का वर्क है, मार्केटिंग एक वर्क है, प्रोडक्शन एक वर्क है। इस तरीके से आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको गोल अचीव करने हैं उसके बेसिस पे आपने ऊपर वर्क लगाए, वर्क बनाए कि क्या कहते हैं कि मेरे को ये गोल अचीव करने के लिए मेरे को इतने का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इतना मेरे पास मैन पावर होनी चाहिए, इतने क्या कहते हैं मेरे पास सेल्स के बंदे होने चाहिए। ये सब वर्क है कि नहीं है? तो बेटा वर्क को समझ गए कि वर्क का मीनिंग क्या होता है? यस सर। है क्या होता है वर्क का मीनिंग बताओ? जब सर हम किसी गोल जैसे किसी गोल का जो एम है उसको पूरा करने के लिए जो हम क्या कहते हैं जो हम वर्क करते हैं उसको मैनेज करते हैं, मतलब कौन सा काम किस किस तरीके से कब करना है, उसको टास्क और वो गोल को अकम्प्लिश करने के लिए टास्क जो करते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। इशिता आप थोड़ा सा उसमें और उसको ऐड करो। वर्क का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम वर्क को मैनेज करते हैं और मतलब कौन सा काम किस तरीके से करना है और किन लोगों को असाइन करना है और कौन सा बंदा ये काम करेगा, उसमें हम मैनेजमेंट करते हैं। करेक्ट। देखो जो आपने बताया ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट इसके अंदर आपने तीनों चीजें कवर कर ली जो कि आगे आने वाली है, मतलब वर्क का भी, पीपल का भी, ऑपरेशंस का भी। पहले मैं सिर्फ वर्क की बात कर रहा हूँ। वर्क क्या क्या काम करने हैं, व्हाट इज टू बी डन। आप अभी लोगों से एसोसिएट ना करो, अभी सिर्फ आप फोकस करो कि आपको अपने गोल अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी को ओन कर रहा हूं, मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है। अब मेरा नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो है वो 125 करोड़ का है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे सेल सपोज करो क्या कहते हैं 80 करोड़ की थी, उसको मेरे को ले जाना पड़ेगा 90 करोड़। करेक्ट। मेरी जो उसके लिए फिर मेरे को मैन पावर कितनी चाहिए? अभी मेरा मान लो 1000 लोग हैं तो मेरे को उसको बढ़ाने के लिए मेरे को 1200 लोग चाहिए होंगे। प्रोडक्शन मेरा उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, तभी तो मैं अचीव कर पाऊंगा। आर यू यस सर। गेटिंग? व्हाट इज टू बी डन, व्हाट वर्क इज टू बी डन। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो उस वर्क को मेरे को मैनेज करना है। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बट एक बार समझ में आ जाएगा तो तुम लोग को दिमाग में रहेगा और तुम नोट्स वगैरह बनाओ, बिकॉज ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगी आगे, यूज होंगी। करेक्ट।
तो उस वर्क को आपको अचीव करने क्या कहते हैं, वो वर्क को आप अभी ना तो लोगों पे ध्यान दे रहे हो, ना किस तरीके से होगा उस पर ध्यान दे रहे हो, नहीं, आप ये जो चीज करते हो, है ना। अब चलो मैं एक से रिलेट करता हूँ। मैनुअल में आपने क्या क्या पढ़े थे प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस पढ़े थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये जो आया है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये किस किस प्रोसेस में आएगा? सिद्धार्थ? प्लानिंग। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। सिद्धार्थ बताओ बेटा, प्लानिंग में क्यों आएगा ये? सिद्धार्थ? तो ये प्लानिंग में इसलिए आया क्योंकि सर अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, बस जस्ट हम क्या कहते हैं उस काम को करने से पहले उसको क्या कहते हैं हमने कोई अभी एक्शन नहीं लिया है उसको, फिजिकल वेरी गुड, प्रोसेस नहीं वेरी कर गुड रहा है। आंसर, वेरी गुड आंसर, राइट। So this is a part of planning and organizing also, because अभी एक्शन नहीं हुआ है, what is to be done, है ना, कि हम अभी प्लान कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, राइट। हमने ये सोचा है कि भाई हमारे ये गोल है, इसको अचीव करना है हमें, इसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वर्क कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पे आ जाओ, पीपल के ऊपर। तो भैया कौन करेगा ये काम? द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, बट टर्निंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिवली एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट, ठीक है। अब आता है भैया ये काम तो लोग करेंगे, और मैनेजमेंट का क्या काम है कि भाई तुम लोग अपने अपने यहाँ अच्छी मैन पावर रखना, ट्रेंड मैन पावर रखना, लोगों को अवेयर कराने के भी तुम्हारा ये काम है। और अगर क्या कहते हैं, और जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भाई हर बंदे के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, तो उन स्ट्रेंथ को उसको और एनहांस करेंगे, उसको और इफेक्टिव बनाएंगे कि भाई ठीक है, इस बंदे की ये बंदा जो है प्रोडक्शन वाले जो प्रोडक्शन में लोग करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज करता है, उससे काम करवा लेता है, तो उसके अंदर उसको हम इंक्लूड कर लेंगे कि हाँ यार तुम भाई मैनेज करो। तो मैनेजमेंट का काम क्या क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। आर यू गेटिंग इशिता? यस सर, यस है ना। सर। लोगों के बारे में देखो यहाँ बात हो रही है, पहले वर्क के बारे में बात हो रही थी, अब लोगों के बारे में बात हो रही है, उसके बाद ऑपरेशंस। देखो लास्ट है ऑपरेशंस। Organization of any nature or for its survival has to produce and provide services. This is done by production process, which is raw material technology are transformed into desired output or produce. ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की भैया मेरे पास राइट मशीनरी है नहीं है, वो मशीन ठीक से ऑपरेट कर रही है नहीं है, मेरे जो मैंने जो प्रोडक्शन प्लान किया था वो हो रहा है नहीं हो रहा है, वेस्टेज कितनी हो रही है, मेरे एक सर्टेन नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से ज्यादा तो नहीं हो रही है, या कम, अगर कम है तो बहुत सा वेस्टेज कम हो रही है। प्रोडक्शन मैंने एक नॉर्म्स है, अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम हो रही है तो मेरे को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ये सारी जो ऑपरेशंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपने देखिए वर्क डिफाइन कर लिया, आपने लोग, अरे भाई उसका ऑपरेशन तो शुरू करोगे ना, तभी तो आगे बढ़ेगी गाड़ी, तभी तो आपके प्रोड्यूस होगा जो आप गुड्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, राइट? यस और नो? यस सर। उसके अंदर क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल भी होगा, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं आउटपुट आना चाहिए, जो भी आपका अगर प्रोडक्शन यूनिट है, अगर सर्विसेज हैं तो इंश्योर करना है कि भाई ठीक है, जो आपने कमिटमेंट कर रखे हैं सर्विसेज के वो पूरे होने चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होने चाहिए, ये सारी चीजें, मतलब आपके ऑपरेशंस इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए कि आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाए, राइट? एनी क्वेश्चंस? नो सर। सिद्धार्थ कोई चीज बेटा नहीं समझ में आ रही मेरे से दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। सर ऑपरेशन एक बार दोबारा। हाँ ऑपरेशन फिर बताता हूँ। देखो हमने क्या किया, पहले प्लानिंग कर ली,
जैसे तुमने बिल्कुल ठीक बोला, हमने प्लानिंग करी उसके अंदर कि भाई हमें क्या क्या वर्क करने हैं, उन मैनेजमेंट उन क्या कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या क्या वर्क होने चाहिए उनको, हमें उन वर्क को मैनेज करना है, राइट। फिर हमने लोगों का मैनेजमेंट भी इसमें क्योंकि काम तो लोग करेंगे, तो हमने उनको क्या कहते हैं जो जो टास्क असाइन कर रहे हैं लोगों को, वो इंश्योर करना है कि हाँ पीपल आर डूइंग दोस टास्क, एंड जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनको हम टास्क असाइन कर रहे हैं, और जिस हिसाब से उनकी कोई वीकनेस है तो हम उसको थोड़ा सा उसको रिलेवेंट करेंगे, ठीक है यार इट्स ओके, आई मीन वी आर अनलेस इट इज टू ग्रेव वीकनेस देन इट्स डिफरेंट इशू, अदरवाइज ठीक है उसको हम इतना इंपॉर्टेंस ना देके उसकी स्ट्रेंथ को हम ज्यादा फोकस करें, पॉजिटिव थिंकिंग। अब आ जाओ ऑपरेशंस पे। भाई क्या कहते हैं, मेरे पास, मेरे को काम भी पता है क्या है, मेरे को लोग भी हैं पता है, बट जब तक काम शुरू नहीं होगा, जब तक ऑपरेशन शुरू नहीं होंगे, तब तक आपकी प्रोडक्शन कैसे होगी? तो ऑपरेशन का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, जो कुछ आप उस कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस वगैरह फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, उनका 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 मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी नेचर फॉर इट्स सर्वाइवल हैज टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेशंस का मतलब है प्रोडक्शन, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो क्या कहते हैं थिंग्स का हो, आर्टिकल्स का हो, है ना। This is done by production process where raw material, technology and are transformed into desired output or produce। मतलब क्या हुआ कि जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो रॉ मटेरियल होगा। अब अगर आपने अपने ऑपरेशंस ठीक से मैनेज नहीं किए तो हो सकता है आपका रॉ मटेरियल वेस्ट चला जाए, आपको डिजायर्ड आउटपुट ना मिले। आपने सोचा था कि भाई मेरे 100 यूनिट प्रोड्यूस होने, पता चला 50 ही हो रहे हैं, अरे क्या चक्कर है भाई, ऑपरेशन में प्रॉब्लम है कोई, या तो मटेरियल खराब है, या जो आपकी मशीनरी है वो खराब है, या लोग खराब हैं, उनको आता नहीं है काम करना, वो वेस्ट बहुत कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो ये सारा ऑपरेशन का पार्ट है, जहां पे एक्शन है, वर्ब है। सिद्धार्थ, हाँ सर, यस सर। तो देखो मैं तुम लोग को बता रहा था ना कि मल्टी डायमेंशनल कैसे है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये तुम लोग ने बोला था कि इशिता ने बोला था प्लानिंग करने का रोल होता है वर्क को एंड ऑल दैट, है ना। पीपल में स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पीपल को आपको क्या कहते हैं, ट्रेंड मैन पावर लेते हो, पहले आप स्टाफिंग करते हो। स्टाफिंग का मतलब पता है क्या होता है? सर जो मैन इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी वर्क को मैनेज करने के लिए, मतलब स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को हायर करना। मैं अपने यहाँ स्टाफिंग कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे को लोगों को हायर करना है। अब लोगों को हायर करने के लिए मेरे को पता है कि भाई ये मान लो मेरे पास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर लूंगा ना, मैं किसी मार्केटिंग वाले को थोड़ी दे दूंगी तो प्रोडक्शन कर लो, वो तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए राइट पीपल इन द राइट डिपार्टमेंट, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक एचआर डिपार्टमेंट होता है ना। एचआर का मतलब समझते हो? नो सर, एचआर नो आईडिया। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहले प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब ये कि आप प्लान करते हो कि मेरे को क्या क्या चीजें करनी है, राइट। कि भाई कौन कौन सा वर्क करना है मेरे को एक पर्टिकुलर उसको अपनी कंपनी को चलाने के लिए। फिर हम उस जो हमारा प्लान, हमने प्लान बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं कि ठीक है यार ये चीजें करनी है, ये ऐसे ये करेगा, ये करेगा, ये इस तरीके से होगी, पहले ये हम करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब कि एक सीक्वेंस में डालना कि पहले हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा वेयर हाउस है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन है, ये ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे कि भाई जब क्या कहते हैं जब चीजें मतलब हम एक नॉर्म सेट कर देंगे, और उसके साथ जैसे ही अगर कोई चीज डेविएशन होगा जो हमने अपने क्या कहते हैं पैरामीटर सेट कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से जैसे ही अगर कोई डेविएशन होगा तो आपको अलर्ट आएगा और यू कैन कंट्रोल द थिंग्स। तो इम्पोर्टेंट बात यह है
कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करना। मैंने प्लानिंग तो कर ली, पर उसको जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करूंगा कि भाई ये पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, और उसके बाद कंट्रोल नहीं करूंगा कि हाँ वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी, तो दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, करेक्ट। अब हम पीपल पे आते हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है हम लोग करेक्ट बंदे हायर करें। एचआर, एचआर का नाम सुना है बेटा इशिता? यस सर। एचआर इज ह्यूमन रिसोर्स ना, राइट? यस सर। एक डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एचआर का डिपार्टमेंट। वो क्या करता है कि दे स्काउट फॉर पीपल, गुड पीपल, कि भाई ठीक है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छे लोग आएंगे तो आपका प्रोडक्शन वगैरह अच्छा होगा, आपकी सारे ऑपरेशन अच्छी तरह चलेंगे। अगर दफर लोग होंगे तो इश्यूज आएंगे, राइट? तो स्टाफिंग वाले क्या करते हैं कि आप अच्छे अच्छे बंदे जो है वो ढूंढ के लाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की रिक्वायरमेंट कैसी है, राइट? फिर उसके बाद अब लोगों को डायरेक्ट भी तो करना है। आपने एक बंदा हायर कर लिया, भाई इसको भाई क्या करना है, तेरे को ये टास्क करने हैं, ये तेरा अल्टीमेट तेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तेरे को, क्योंकि आप जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है और वो नीचे डाउन द लाइन जो है वो डिफरेंट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बट फोकस मेन गोल का ही होता है। जो प्रोडक्शन का वाले का टारगेट है कि उसको उतने यूनिट प्रोड्यूस करने ही करने हैं, तो वो उसका एक टारगेट हो गया। तो आप क्या करते हो, पीपल को डायरेक्ट करते हो। अगर ट्रेनिंग देनी है तो उनको ट्रेनिंग देते हो, उनको बताते हो कि भैया तुम्हें ये काम करना है, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। कुछ चीजें जो ट्रेंड मैन पावर होती है वो सीधा शुरू कर देती है। आपको लगता है कुछ नहीं है, इसको इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई नई मशीनरी आई है, बंदा तो क्वालिफाइड है बट उसको नई मशीनरी के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हो आप, राइट? उसको डायरेक्शन देते हो, क्योंकि जब तक आप बंदे को डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक वो काम कैसे करेगा, उसको पता कैसे चलेगा कि वो करना क्या है, राइट? और जब वो काम कर रहा है तो आप इंश्योर कर रहे हो कि वो ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग, कि आप देखते हो कि हाँ ये मतलब कि ये दिस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। मतलब अगर इतने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हाँ वाकई हम जितने टारगेट थे उतने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। तो कंट्रोलिंग एक तरीके से आपके पास पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप इंश्योर करते हो कि हाँ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, राइट? अब उसके बाद ऑपरेशंस क्या मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ये ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस कैसे ऑपरेशंस कि भैया रॉ मटेरियल जब तक आप खरीदोगे नहीं तब तक आप प्रोड्यूस कैसे करोगे फिनिश गुड्स। तो अगर हमारा परचेज डिपार्टमेंट जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये रॉ मटेरियल कहाँ से सबसे सस्ता मिलता है, किस क्वालिटी का सबसे मिलता है, कहाँ पे हमें उसको क्या चाहिए, कौन उसको दे सकता है, जो उसके वेंडर्स हैं। वेंडर्स का मतलब समझते हो बेटा इशिता? वेंडर का मतलब समझते हो बेटा? नो सर। वेंडर मतलब सप्लायर्स, जो आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, कोई भी चीज सप्लाई करते हैं, उसको हम वेंडर बोलते हैं। मतलब वो आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो, वो आपको सामान देता है। यस और नो? यस सर। जब तक वो आपको सामान नहीं देगा, रॉ मटेरियल नहीं देगा, तब तक आप आगे कैसे फिनिश गुड बनाओगे? सिद्धार्थ, हेलो सिद्धार्थ। सर प्रोनाउंसिएशन क्या है, वेंडर या मेंडर? वेंडर, वी फॉर विक्ट्री, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। VEND और वेंडर। वेंडर मतलब कि जो सामान बेचता है, विक्रेता हिंदी में अगर बात करें तो, है ना? जो सामान बेचता है, या आपका सप्लायर, एक ही बात होती है। सप्लायर मतलब जो आपको सामान सप्लाई करता है, राइट? करेक्ट। वो तो आप उससे परचेज करते हो, फिर आप उसको प्रोडक्शन में डालते हो। प्रोडक्शन में डालते हो कैसे कि भाई आपने रॉ मटेरियल डाला, आपको पता है इसको प्रोड्यूस करना है विद फिनिश गुड्स में, वो प्रोड्यूस कर देते हो आप। और उसके बाद जो आपकी सेल्स की टीम है वो उसको मार्केटिंग करती है, उसको बेचती है बाहर। वो उसको पता करती है कि भैया इस कंपनी को इतने यूनिट चाहिए, उनसे जाके नेगोशिएट करते हैं,
वो बताती है कि हमारे पास, हम आपके लिए, आपको ये चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है, ये अच्छी क्वालिटी का है, ये वो और उसे ये इस तरह से बेहतर है, आप हमसे सामान लो। सेल्स वाले ये काम करते हैं, राइट? तो ऑपरेशंस क्लियर हो गए? यस सर। हैं? ठीक है ना? ऑपरेशंस में जो जहां पे एक्शन हो रहा है, सिर्फ एक्शन हर जगह हो रहा है, बट जहां पे फोकस हमारा हमारी जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में, उसमें जो ऑपरेशंस, उसमें जो चीज मतलब उसमें जो भी चीजें एक्शन होते हैं उनको ऑपरेशंस कहते हैं। ये कंपनी के ऑपरेशंस है, राइट? आगे चलें? यस सर। अच्छा, तो ये चीजें तो मैंने अभी 3 चीजें बताई। अब 4th पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस एक इंग्लिश का वर्ड है, तो कंटिन्यू मतलब, कंटिन्यूअस मतलब चलता रहे। चलता रहता है। सिद्धार्थ, हाँ सर। कंटिन्यूअस का मतलब समझते हो? हाँ सर बिल्कुल। हैं? यस सर। तो ये जो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम ही नहीं है, और हमेशा चलता रहेगा, हर लेवल पे चलता रहेगा। आज आपने अचीव कर लिया, कल से फिर प्रोडक्शन शुरू है, फिर उसको 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 बैच को मैनेज करना है। बैचेस होते हैं ना प्रोडक्शन में, बैचेस होते हैं ना, ये बैच का माल है। आपने अगर फार्मा कंपनी में देखा होगा तो उसमें बैच नंबर वगैरह लिखा होता है कि ये क्या कहते हैं, दवाई जो है इस बैच में बनी हुई है एंड ऑल दैट। तो ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, ये कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने प्लानिंग कर दी बस काम खत्म हो गया, एक बार मैंने कंट्रोलिंग कर दी बस काम खत्म हो गया, एक बार मैंने प्रोडक्शन कर दी बस काम खत्म हो गया। नो, और ये हर लेवल पे है। The process of management includes planning, organizing, directing, staffing, and controlling. These functions are performed simultaneously. Simultaneously मतलब क्या होता है? एक साथ। एक साथ, वेरी गुड। सब एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम, हर जगह, फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हमेशा ध्यान रखो कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो अचीवमेंट ऑफ गोल्स के ऊपर ही फोकस करके कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वो एम है। हमें लेट्स से प्रॉफिटेबिलिटी 20% बढ़ानी है, तो वो हमारा एम है, करेक्ट? दैट इज द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है? कंटिन्यूअस प्रोसेस में आया? यस सर। सिद्धार्थ? यस सर। ठीक है, नहीं समझा बेटा मैं दोबारा बता दूंगा, मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं 5th वाले पॉइंट पे। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। An organization is a collection of diverse individuals with different needs. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as a member of the organization, they work towards fulfilling the common organization goals. अब देखो, उसने बोला है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि जब तक सब लोग एक ग्रुप में एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे, तब तक आप अचीवमेंट, आपके एंड गोल्स का अचीवमेंट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूं कि भैया मेरे को तो सारे पैसे मिलने चाहिए। दूसरा बंदा, मेरे साथ वाला जो है मैनेजर, वो इसलिए ज्वाइन करता है कि यार मेरे को एक्सपीरियंस लेना है, करेक्ट? तीसरा ये कहता है कि यार मैं तो यहाँ पे इसलिए ज्वाइन कर कि मेरे को यहाँ पे ग्रो करना है, मेरे को यहाँ पे क्या कहते हैं, इस कंपनी का सीईओ बनना है। तो हर एक बंदे के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, अपने अपने अलग अलग उनके पर्पस होते हैं ज्वाइन करने के लिए, है? लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो उनको बिसाइड्स देयर पर्सनल गोल्स, उनको एक इस तरीके के एनवायरनमेंट को बनाना है कि जो भी एक्टिविटी हो वो ग्रुप एक्टिविटी हो, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो। मतलब ये मेरे पर्सनल गोल्स तो अपनी जगह हैं, पर मेरा जो एक्शंस हैं वो उस ग्रुप के साथ के हों कि जो कि
क्या कहते हैं आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको अचीव करना है। मतलब ये हुआ कि कोई एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज में मान लीजिए क्या कहते हैं एक कोई एक्टिविटी जिसके अंदर मल्टीपल लोगों की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रुप में एक ही मतलब एक एक्टिविटी में एक ही बंदा चाहिए होता है। ग्रुप एक्टिविटी होती है ना, आप कोई भी काम करते हो। आपको मैं कोई ग्रुप का एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिले रेस है। रिले रेस होती है, रिले रेस का समझते हो? यस सर। सिद्धार्थ, रिले रेस का सुना है तुमने? बस दैट रैली रेस, ओके। हाँ ठीक है, वो रैली रेस हाँ। सही है। क्या मतलब होता है इसका? ये चलो वो क्या कहते हैं मैं एक तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए तो क्रिकेट है, क्रिकेट का मैच है? अब ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है नहीं है? ग्रुप एक्टिविटीज। क्यों ग्रुप एक्टिविटी बताओ? क्योंकि सर इसमें मोर देन वन इंडिविजुअल क्या वेरी कहते हैं गुड। परफॉर्म करता है, और और इनमें टीम वर्क होता है, क्या कहते हाँ हैं अपने हैं रिजल्ट गोल को हैं अचीव। टीम वर्क होता है सर, मतलब एक हाँ साथ टीम वर्क करते हैं है, तो टीम वर्क होता है। उसके बाद क्या बोला आपने? गोल को अचीव करने के लिए जो हाँ, गोल क्या है? क्या कहते हैं मैच को जीतना, वो विन। यस, मैच को जीतना। राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी मेरा इंडिविजुअल गोल है कि मेरे को तो सेंचुरी मारनी है, चाहे टीम भाड़ में जाए, वो क्या कहते हैं जीत है, मैच हारे या जीते मेरे को। पर अगर मेरी एक्टिविटीज जो है वो मैच को जिताने में होंगी, सबकी एक्टिविटीज अगर होंगी तो हम मैच जीतेंगे। अगर आपकी एक्टिविटी इंडिविजुअल होंगी तो आप मैच नहीं जीतोगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो ये यहां समझाने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। और सबको एक दूसरे के सिंक्रोनाइजेशन में काम करना है। मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट लाइक दिस कि भाई मेरा काम नहीं है ये, उसने क्या कहते हैं जो कुछ है वो हम एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, हम जहां तक हेल्प कर सकते हैं उसकी करेंगे। जो मेरा काम है वो मेरे को करना है, जो आगे का उसको फॉरवर्ड करके काम को मैं फॉरवर्ड करूंगा आगे। लाइक दिस कम एक टीम वर्क है, एज यू राइटली सेड कि टीम वर्क। ठीक है निशिता, ओके? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। Management is a dynamic function. It has to be adapt itself to the changing of dynamic environment. Right. Dynamic का मतलब क्या होता है? चलो ये बताओ। चेंजेबल, जो हमेशा Changeable. चेंज होते रहते हैं। Changeable. Right. अब सिद्धार्थ बताओ, चेंज कैसे हो सकता है? चेंज मतलब किसमें सर, मतलब चेंज किसमें? बिजनेस के अंदर अच्छा, कहता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मतलब क्या हुआ ओके। कि सो हाँ मतलब सबका माइंडसेट चेंज हो सकता है, सबका माइंडसेट एक नहीं रहता। उसके बाद फिर क्या कहते हैं सबका अलग अलग उनका अपना इंडिविजुअल तरीका होता है उनको करने का। और फिर जैसे गोल्स चेंज होते रहते हैं। और हाँ नहीं, थोड़ा सा डिबेट कर रहे हो तुम। एनीवे देखो, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन and has to adapt itself to the changing or dynamic environment. बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, चेंजिंग और डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्या मतलब वो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? जो आसपास का माहौल होता है। हाँ, कंडीशंस, माहौल। ठीक है सिद्धार्थ, यस सर, यस। अब ये बताओ मेरे को कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं डायनेमिक में, मतलब जो कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एक बिजनेस के लिए? कस्टमर जो मतलब जिस एरिया में जिस तरीके उनके कस्टमर का नेचर है, वो किस टाइप का क्या कहते हैं इंडिविजुअल ऐसा आर्टिकल प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जो रिच एरिया। वहाँ पे जो कस्टमर है वो थोड़े रिच है, वो थोड़ा अपर लेवल ऑफ क्या कहते हैं गुड्स को क्या कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं खरीदने के लिए। तो जो ओके फॉर्म है उसको उस हिसाब से अपना क्या कहते हैं प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और ओके जहाँ पे थोड़े मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, कस्टमर्स रहते हैं, तो कंपनी को अपना प्रोडक्ट उसी हिसाब से उसी रेंज में निकालना पड़ेगा, थोड़ा चीप निकालना पड़ेगा। तो क्या ओके कहते हैं ऐसे चेंज ओके करना पड़ेगा उन्हें अपना हाँ क्या कहते हैं फर्म का मतलब ओके प्रोडक्शन।
ठीक है, नहीं, थोड़ा सा डेविएशन है जो तुम्हारे, देखो इन एक प्लानिंग जब आदमी करता है, बिजनेस की प्लानिंग होती है, तो एक सर्टेन एनवायरनमेंट को लेके सोचता है, मतलब प्लानिंग बनाता है कि भाई ऐसी कंडीशंस होंगी जो जिसके हिसाब से ये प्लान मेरा फिट होगा, राइट। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग जब ऑपरेशंस या ड्यूरिंग जब प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन में आपकी कंडीशंस चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि जी इसके ऊपर हमारा क्या कहते हैं टैक्स ज्यादा लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल। तो वो तो आपने प्लान नहीं किया था, कंडीशंस चेंज हो गई ना, या आपने आपके उसमें स्ट्राइक हो गई, या आपको बिजली सप्लाई बंद हो गई। देखो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि चेंजिंग और डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब कि आपका मैनेजमेंट जो है वो इन सब चीजों को जहां जो कंडीशन चेंज होती है उसको हैंडल करने के लिए भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इट इज नॉट अ स्टैटिक फंक्शन कि ये कर दिया बस ऐसा हो गया, नहीं। जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं वैसे वैसे आपको मैनेजमेंट के तरीके चेंज करने पड़ते हैं। मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। पहले कोडक का नाम सुना है बच्चों? इसी तरह कोडक करके कंपनी थी, हुआ करती थी। नो सर। अच्छा, ये क्या करती थी, ये कैमरास बनाती थी, फिल्म बनाती थी, वैसी वाले जो प्रोड्यूस जो होते हैं ना, क्या कहते हैं जिसमें हम कैमरे में रील डालते हैं, उसका पहले फोटो खींचते थे। अब तो क्या सब माइक्रो उसमें आ गया, मोबाइल वगैरह में आ गया, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक रील होती थी जो कि आपको कैमरे में डालनी पड़ती थी, आप फोटोग्राफ खींचते थे, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी चेंज इतनी ज्यादा हो गई कि भाई अब कोई जरूरत ही नहीं है उनको। तो अब क्या है, लोग मोबाइल आ गए लोगों के पास, और सब उसके जो कैमरेज की वैल्यू खत्म हो गई। पहले वो होते थे ना, पहले वीडियो कैमरा वगैरह होते थे एंड ऑल दैट, लोग ले जाते थे अपना, खरीदते थे पहले इस तरह, क्योंकि तुम्हारे पास सेल फोन वगैरह नहीं होते थे इसमें आप वीडियो वगैरह कैप्चर कर सको। लेकिन अब फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो क्या हुआ कि डायनेमिक चेंज हो गया, नहीं हो गया? यस सर। टेक्नोलॉजी आ गई, राइट। तो अगर कंपनी ने प्लान किया होगा कि भी मेरे को तो 5 साल में यहाँ ये करना है, 10 साल में ये करना है, उसने एक एज्यूम किया था कि भाई हाँ ये टेक्नोलॉजी कोई चेंज नहीं होगी और हम ऐसे चलते रहेंगे, बट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उसने उसको अपना सारा चेंज करना पड़ा। उसको फिर नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करना पड़ा, उसने अपने प्रोडक्शन के प्लांट्स चेंज करने पड़े, उसके अंदर जो भी जिसने किया है ना। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। आर यू गेटिंग? सिद्धार्थ, समझ में आया? मैं दोबारा बताऊं? हाँ सर, आगे आगे समझ गया। इशिता, यस सर। क्लियर? चलो, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। टेंजिबल का मतलब और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मीनिंग होता है सर जो एक फिजिकल चीज हो, हाँ, गुड। हाँ, और मतलब जो इंटेंजिबल। कि देखी जा सकती है, जो कि हाँ। है ना, देखी जा हम्म। सकती है, टेंजिबल है ना, टेंजिबल बेनिफिट बोलते हैं उसको, है ना। और और इनटेंजिबल का मतलब अपोजिट ऑफ दैट कि वो हाँ, चीज मतलब एग्जिस्ट तो करती है, वो मैटर तो करती है, बट वो हमें सिर्फ रिजल्ट्स पे दिखती है, उसको हम देख नहीं सकते वो, बट वो स्टिल मैटर करती है हमारे रिजल्ट को लेके, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हमारा रिजल्ट हमारा जो गोल है अचीव नहीं कर सकते हम। वेरी गुड, वेरी गुड। इशिता, यस सर। हाँ, इसमें बताओ बेटा, इनटेंजिबल फोर्स में जैसे सिद्धार्थ ने बताया वैसे आप बताओ, आप क्या समझते हो? इट्स एन इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, क्या मतलब है इसका? मतलब वो एक सर्विस होती है एक तरह की, जिसे हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट उसे फील कर सकते हैं। कैसे फील करते हैं बताओ? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, तो हाँ, डॉक्टर जब हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है तो हम उसे फील कर सकते हैं कि वो हमें सर्विस दे रहा है, बट हम उसे देख थोड़ी ना सकते हैं।
ओके ओके, बट अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करूँ, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात करूँ, तो ये तो ठीक है, तुमने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इट इज अनसीन फोर्स, इट्स फंक्शन इज नॉट विजिबल बट रिजल्ट्स आर फेल्ट। कैसे? कि मतलब जो मैनेजमेंट हम करते हैं उससे जो होता है उसका प्रोसेस, उसको हम मतलब देख नहीं सकते, वो एक ऐसी फीलिंग होती है, बट जब वो एंड रिजल्ट आता है तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारी मैनेजमेंट थी वो अच्छी थी। तो मैनेजमेंट को तो हम नहीं टच कर सकते, बट जो रिजल्ट है उसको तो हम देख सकते हैं। करेक्ट। आप अपनी पढ़ाई के लिए कैसे वो करते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि आपने एम किया था मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, और आपके आए क्या कहते हैं 70 या 80 वट एवर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं था, और आपके 100 में से 100 आ गए। यस, यू हैव क्या कहते हैं एक आपका मैनेजमेंट 100% ठीक था, बट आपने उस मैनेजमेंट को देखा तो है नहीं, इट्स एन अनसीन फोर्स, बट इट इज उसका जो रिजल्ट है वो आपको उसका जो इफेक्ट है वो आपको रिजल्ट में पता चल गया। अगर आपके 100 में 100 आ गए, इट मींस कि जो आपने मैनेजमेंट किया था वो आपको बिल्कुल ठीक था, दिस इज द वे यू शुड हैव मैनेज एंड यू हैव डन इट, राइट। वेयर एज अगर नहीं आते हैं तो इट मींस कि आपका मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। बट ये जो फोर्स है ये एक तरीके की फोर्स होती है जो कि आपको रिजल्ट्स को अचीव करने में हेल्प करती है, और विजिबल तभी हो पाती है जब आपके रिजल्ट्स आते हैं। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपने सपोज करो कि कंपनी में रूल बनाया कि भाई देखो जो लेट आएगा उसका दो लेट आने में हाफ डे कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि एक रूल बना दिया, राइट। एक ये मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्शन होगी ना कि भैया सबको टाइम पे आना है। अब जैसे ही आपने रूल बनाया, सब आपने देखा कि बड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, लोग टाइम पे आना शुरू हो गए, जब टाइम पे आया तो लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, आपको प्रोडक्शन शुरू हो गया, आपके रिजल्ट अचीव हो गए। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स था ना, इन द यस सर। सेंस कि आपको वैसा कोई नहीं देखा, बट आपने एक इट्स एन अनसीन फोर्स है, जो कि आपको रिजल्ट के टाइम पे ही पता चलता है कि वेदर दैट वाज राइट और नॉट। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो इनमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी? नो सर। सिद्धार्थ, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तीन चीजें हैं जो कि हमें स्टडी करनी है इसके अंदर कि भाई मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। चलो मैं बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप मेरे को बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, क्या हो सकता है। चलो अभी हम आगे स्लाइड में सारा कुछ है अवेलेबल, मैंने कई बार डिस्कशन भी किया है कि इवेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है। इशिता? प्रॉफिट बनाना उसका ऑब्जेक्टिव है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सिद्धार्थ, कोई और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है? बिसाइड प्रॉफिट, प्रॉफिट के यस अलावा यस मैनेजमेंट का, ओके। यस। अगर कोई मतलब एज अ न्यू फर्म है, उसको अपना क्या कहते हैं गुडविल बनाना, या फिर सॉरी? कोई नई फर्म है तो वो अगर एंटर कर रही है मार्केट में, तो ऐसे सब गुडविल बनाना क्या बनाना? गुडविल बनाना, हाँ ओके, हाँ और ठीक है, एक्सपीरियंस यस गेन करना, है, एक्सपीरियंस गेन करना हाँ ठीक है और ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, बट अभी हम लोग ना बिसाइड्स प्रॉफिट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 3 लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक सोशल ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल ऑब्जेक्टिव भी।
बिकॉज आप मान लीजिए कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो आप एक सोशल चीज जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है वो चीज, राइट। तो आपको इंश्योर करना है कि आपने जो फैक्ट्री लगाई है या जो भी काम किया है आपने, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे एक्चुअली सोशल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आऊंगा एक एक चीज पे। और एक पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, 3 तरीके के होते हैं मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अभी तक हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की ही बात करी थी। आपने जैसे बोला प्रॉफिट होगा, सर्वाइवल है, ग्रोथ है। सर्वाइवल का मतलब क्या है? मार्केट में सरवाइव करना, लंबे समय जैसे तक रहना। लंबे समय तक रहना। तो सिद्धार्थ, यस सर। सर्वाइवल से हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं हैं मार्केट के अंदर? एफिशिएंसी एंड क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हो, और क्या चीज हो क्या चीज? सर्वाइवल के लिए? चलो अब आएंगे हम इसके ऊपर, कोई बात नहीं। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या होता है कि सर्वाइवल के लिए आप कहते हैं ना कि भाई ठीक है, मैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपनी कॉस्ट को सेव करके अपना जो सेलिंग प्राइस है उसको थोड़ा कम रखूंगा अपने कॉम्पिटिटर से, और क्वालिटी कोशिश करूंगा कि उसके बराबर की हो। करेक्ट। मतलब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अगर आपने नई ऑर्गेनाइजेशन खोली है कि आप मार्केट में एटलीस्ट सर्वाइव तो कर सको फॉर सम टाइम। जब आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी हो जाएगी तब आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भैया मेरा प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो फिर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन चलाने का फायदा क्या है? और तीसरी बात, ठीक है अब मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया, मैंने सर्वाइव भी कर रहा हूं, पर ग्रोथ भी है या नहीं? अब ग्रोथ कैसे पता चलती है? वो आपको इस तरह से पता चलती है कि लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था 10 करोड़ का, अब आपने कमा लिया 12 करोड़ कमा लिया, 15 करोड़ कमा लिया। ये एक इंडिकेटर्स होते हैं। आपके पहले थे 50 लोग काम करते थे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अब 75 लोग काम करते हैं। इसका मतलब कि आप ग्रो कर रहे हो। यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? आप समझ गए ये? तो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आ जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। सोशल, जब आप एक क्या कहते हैं, कहीं किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे आप अगर कोई फैक्ट्री लगा रहे हो या कोई कंपनी लगा रहे हो, तो आपके बिसाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। कैसे? कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि आपने एक कंपनी खोल के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दी, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आपने कोई भी चीज ऐसी नहीं करी जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो। अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो नॉर्मली उसमें तो होता नहीं है पोल्यूशन का चक्कर। इससे जो मतलब इस तरह की फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे क्या कहते हैं वेस्ट निकलता है, आपने उसको वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से किया है नहीं किया है, ये सारी चीज इसके अंदर आती है ना। एंड जो थर्ड पॉइंट है, टू कंट्रीब्यूट इन रेजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी क्या कहते हैं लोग आए हैं उनका एक आपने एक तरीके से उनका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा दिया। कैसे? क्योंकि मान लीजिए किसी बंदे को पहले 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आपने उसको 12,000 देके 13,000 देके एटलीस्ट उसका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा दिया। आपने एक्चुअली उसके स्टैंडर्ड लिविंग में कंट्रीब्यूट किया, राइट। तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। आपने कभी सुना होगा ना कि बिल गेट्स ने इतने पैसे डोनेट कर दिए, सुना है सिद्धार्थ? यस सर। यस सर। फिलैंथ्रोपी बोलते हैं उसको, फिलैंथ्रोपी। इशिता, हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग? नहीं सर। मतलब
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि सोशल वर्क बहुत करती हैं, मतलब चैरिटी। चैरिटीज को बोलते हैं, यस दैट इज द राइट वर्ड, चैरिटी बहुत करती हैं। हॉस्पिटल्स खुलवा दिए, कैंसर इंस्टीट्यूट खुलवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, सारे उसको फंडिंग कर दी उसकी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो सब करते हैं। जो आपके यहाँ बुक में एक एग्जाम्पल है टीसीएस का, पहला एग्जाम्पल है, अगर आपने उसको पढ़ा हो, ये देखो मैं इसमें सेंटेंस पढ़ देता हूँ। टाटा स्टील Thailand is one of the first 30 companies that joined UNICEF in child-friendly business in child sustainability forum to make a commitment in protecting children's right. अब इसका टाटा की अपनी जो उसकी पावर, टाटा पावर है या टाटा केमिकल, इनसे कोई लेना देना नहीं है सर। बट वो क्या है कि वो देखो उसमें लिखा ना, टाटा हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टाटा हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या करे, यूनिसेफ का प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो वो करते रहते हैं, राइट। इशिता, आर यू गेटिंग? यस सर। है ना। अब पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एडिक्वेट रिवॉर्ड टू एम्प्लॉइज, टू प्रोवाइड हेल्दी एटमॉस्फेयर, टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। अब आपका एक ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने एम्प्लॉइज के लिए कि उनको जो भी आप सैलरी दो, एडिक्वेट सैलरी दो, कम सैलरी मत दो। जो बंदा जितनी डिजर्व करता है सैलरी, आप उसको कम से कम उतनी सैलरी तो प्रोवाइड करो, राइट। ये भी एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है और होना चाहिए। लोग पैसे के लिए काम करेंगे, राइट। तो आप अपने एम्प्लॉइज को अंडर पे मत करो, उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, राइट। दिस हैज टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करो, मतलब ये नहीं कि सब जगह गंदगी पड़ी है, ऑफिस को क्लीन नहीं कर रहा है कोई, अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, लोगों को खाने के लिए कोई जगह नहीं बनाई है आपने, people are having lunch on their desk and they are littering around and all that, वो सारी चीजें, वो सब नहीं होनी चाहिए। आपको एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। अब पार्टिसिपेशन प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट शेयर करिए उनसे, उनको बोनसेस वगैरह, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उन लोगों को बोनसेस दीजिए, उनको रिवॉर्ड करिए, उनको थोड़ा जो अपने प्रॉफिट का क्या कहते हैं उनको उसमें इंक्लूड कर लिए कि भाई ठीक है चलो अगर ये प्रॉफिट हो गया तो हम सबको इस तरीके से, हम होता है नॉर्मली दिवाली पे लोग एम्प्लॉइज को गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, सुना है तुम लोग ने? इशिता सुना है? यस सर। है ना। तो इस तरीके से उनके ये भी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ये नहीं कि सारा पैसा जो मैंने प्रॉफिट में कहा सब आपके पास रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर हो गया ना ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नो सर। ठीक है, ये देखो जो कुछ मैंने लिखा था, जो कुछ मैंने बताया था, ये जो गोल ओरिएंटेड है ये उसके लिए ही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। मैनेजमेंट हैज टू, चलो इशिता ये पढ़ो आप पहला वाला। Management is a goal-oriented process. Management has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders including shareholders, employees, customers and the government. These are survival, profit, growth. Survival. Every business wants to survive or continue for a long. Management must make efforts to ensure long-run survival by generating sufficient revenues to cover its costs. ये क्लैरिटी है या नहीं है इसमें? जो मैंने सर्वाइवल का आपको बताया कि भाई इतने पैसे होने चाहिए हमारे पास कि हम सर्वाइव कर सके, है ना, इतने सफिशिएंट फंड्स रेवेन्यू आने चाहिए कि लोगों की सैलरी निकल जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए, है ना।
सिद्धार्थ, यस सर। क्लैरिटी है? हाँ सर। ओके, चलो फिर सिद्धार्थ नेक्स्ट पढ़ो फिर प्रॉफिट वाला। Profit. Management has to ensure that the organization make a profit. Profit provides a vital initiative for the continued successful operations of the enterprise. Profit is essential for covering cost and risk of business. है ना? हाँ, तो प्रॉफिट का तो सिंपल है, Yep. has to ensure that organization makes profit, है ना? करेक्ट, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ये, तो कंटिन्यू सक्सेसफुल ऑपरेशंस के लिए। अब नेक्स्ट इशिता, ग्रोथ पढ़ो बेटा। A business needs to add to its prospects in the long run. For this, it is important for the business to grow. Growth of the business can be measured in terms of sale volume, increase in the number of employees, the number of products, or the increase in capital investment, etc. ठीक है ना, मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है सेल्स का, और क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, मींस कि आप ग्रो कर रहे हैं, ये इंडिकेटर्स हैं ये। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको दोबारा से पढ़ा देता हूँ। नो सर। ठीक है, आगे चलें। हाँ सर। सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने वही लिखा, to perform various activities which are useful and beneficial for the society, like quality goods at reasonable price, creating employment opportunities for all other activities which bring prosperity to the society. ये social objective हो गया। बाकी ठीक है, वो जो उसने environment वगैरह दिया वो तो ठीक है, that's fine, but ये भी एक objective है जिसे जो हमने डिस्कशन किया था, creating employment opportunities। जो आप एक बिजनेस खोलते हो, जैसे मैंने बताया था, तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो, जो लोग हैं उनकी लाइफ को आप थोड़ा सा एनहांस कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बेटर बन रहा है। ऑल दिस ये आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, providing best opportunity to the development and well-being of the employee working in the organization, like training, development of workers, proper salaries, healthy work conditions। वही कि भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है लोगों को, भाई जो अगर ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, ये नहीं कि तुम्हें नहीं आता तुम बाहर हो जाओ, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज को आप मतलब जो भी आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो आप पहले इंटरनली लोगों से पूछोगे, भाई यू आर फिट फॉर दिस, कैन यू डू दिस, और अगर इंटरनली बंदे आपका अवेलेबल नहीं, देन यू गो फॉर एक्सटर्नल रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गए, ये लिख लोगे अपने आप? हाँ सर। चलो, अब हमने जैसे हमने बोला था कि हम क्या कहते हैं 3 चीजें हम लोग करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बोला था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? करेक्ट? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो उनके ऑब्जेक्टिव हो गए। देखो फर्क समझने की कोशिश करो कि भाई मैं एक मैनेजमेंट हूं और मैं एक कंपनी जब चलाता हूं तो मैं एक अपने गोल सेट करता हूं, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट करता हूं कि भैया मेरे को तो प्रॉफिट कमाना है, मेरे को तो सर्वाइव करना है, मेरे को तो ग्रो करना है, ये सारी चीजें हैं। प्लस मैं अपने अपॉर्चुनिटीज क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा, मैं पॉल्यूशन को खराब नहीं करूंगा, इस तरीके की चीजें होती हैं। करेक्ट? ये तो आप समझ गए ना कि ये तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए बेसिकली। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये तो उसके क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई मैं लोगों को सैलरीज ठीक ठाक दूंगा, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होंगी मेरी, ये सारी चीजें है ना, है कि नहीं? ऐसे ही है ना, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब क्या होता है कि एक तो मैनेजमेंट के लेवल के क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स हो गए या गोल्स हो गए,
जब आप नीचे उसको डाउन द लाइन डिपार्टमेंट, बिकॉज क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, यस और नो इशिता? यस सर। यस सर। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते नहीं होते हैं, यस सर। ठीक है? तो अब ये बताओ ना कि मेरे को ये कौन कौन से डिपार्टमेंट, चलो लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। मैं सॉरी, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? ठीक है ना? इस तरीके से अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प करता है उस पर्टिकुलर ग्रुप को उनके अपने गोल से अचीव करने के लिए। कैसे? प्रोडक्शन वाले का गोल एक हो कि मेरे को इतने यूनिट्स एक साल में प्रोड्यूस करने हैं, एचआर वाले को है कि मेरे को इतने लोगों को हायर करना है, सेल्स वाले को करना है कि मेरे को इतने करोड़ की सेल्स करनी है, परचेज वाले को इंश्योर करना है कि मेरे को क्या कहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना है विद मिनिमम प्राइस, और मैं क्या कहते कंपनी को इतने इतने अमाउंट की सेविंग करके दिखाऊं कि देखो जी मार्केट में ये 100 रुपए की चीज थी, मैंने 80 रुपए में खरीदी है और क्वालिटी भी अच्छी है। इस तरीके से वो उसको हर एक, तो हर एक के ये अलग अलग ग्रुप है, राइट? उनके अपने क्या कहते हैं गोल्स हैं, राइट? तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्या इंपॉर्टेंस इसकी हो जाएगी कि इन लोगों को जो इंडिविजुअल गोल्स हैं इनके, वो ये लोग अचीव कर पाएंगे। दैट इज द मेन थिंग व्हिच वन हैज टू। व्हाट इट डज इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। आपको जो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, अगर क्या कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कैसे समझ आती है कि आपकी एफिशिएंसी अगर बढ़ रही है, अगर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करके, यस इट मींस थिंग्स आर प्रॉपरली मैनेज्ड। इसकी इंपॉर्टेंस उस लेवल पे भी है कि आपकी क्या कहते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, मतलब कि आपका मैनेजमेंट इज इन अ गुड कंडीशन, क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो आपकी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडिंग अपॉन चेंजेस ऑफ कंडीशंस और व्हाटएवर इट इज, आप अपने सिस्टम्स को, प्रोसेस को या इंडिविजुअल ग्रुप गोल्स को आप अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंस। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या हुआ कि आपने जो बंदे आते, जैसे मैंने बताया था, हर एक का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं यहाँ पे पहुंचूं। बेटा आवाज कैसी आ रही है? सिद्धार्थ की में जा रही है। तो फैन के अंदर वो चला गया था कुछ। अच्छा चलो ठीक है। तो क्या कहते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो, मैं सपोज करो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है कुछ चीज सीखने के लिए, तो मेरे को वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा और मैं उस चीज को सीख पाऊंगा, तो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, राइट है? राइट सर। हाँ, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी मैं अगर क्या कहते हैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सोसाइटी भी इससे बेनिफिट उठाएगी, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, मैं फिलैंथ्रोपी करूंगा, मैं क्या कहते हैं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाऊंगा एंड ऑल दैट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट which is being felt। अब इसके डिटेल में पढ़ लो। Management helps in creating group goals. The task of manager is to guide and give a common direction to the various activities, individuals, group effort in achieving the overall goals of the group. ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हर एक डिपार्टमेंट के अपने गोल्स होते हैं, राइट? यस सर। देखो, the task of a manager is to guide and give a common direction to the various activities, individuals and group efforts to achieving the overall goal of the organization. So this is what it is.
increase efficiency. The aim of manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. अब देखो ये सारी चीजें वो बता रहे हैं कि देखो एक मैनेजर जो है एक डिपार्टमेंट का, वो अपने लेवल पे ही काम करेगा, वो एफिशिएंसी बढ़ाएगा बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, करेक्ट। वो कैसे करेगा? प्लानिंग के थ्रू करेगा। वो भी तो प्लान बनाएगा अपना, वो भी तो उसको ऑर्गेनाइज कराएगा, वो भी तो उसको क्या कहते हैं डायरेक्शन देगा अपने स्टाफ को, राइट। वो भी तो एचआर को बोलेगा कि मेरे को भाई 10 बंदे और चाहिए, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है वो हर लेवल पे है, और जैसे जैसे आप नीचे डाउन द लाइन आते जाते हो, अभी मैं लेवल पे पढ़ाऊंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। तो उस केस में आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। Management creates a dynamic organization. Management helps people adapt to these changes so that organization is able to maintain its competitive edge. Management helps in achieving personal objectives. मुझे बताया था मैंने आपको। Manager motivates and leads its team in such a manner that members are able to achieve personal goals by contributing to the overall organization objective. वही है कि भाई मेरा तो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, मेरे को सीखना है, तो आप इस तरीके से क्या कहते हैं मैनेजमेंट इस तरह से होनी चाहिए भी, ठीक है हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं तुम्हारे सीखने में भी, और लेकिन और तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने में, राइट। सोसाइटी को मैंने बता दिया, इट हेल्प्स डेवलप सोसाइटी फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सोसाइटी के लिए भी इस तरीके से आपके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, क्वालिटी ऑफ गुड, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हो एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से करते हैं, राइट। अब हम लास्ट ले लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बड़ा सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। देखो बड़ा 3 लेवल होते हैं, इसमें से दिख रहा है तुम्हें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। हम उसको लोअर लेवल नहीं बोलते, उसको ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। ऑपरेशनल लेवल इसलिए बोलते हैं कि सारे ऑपरेशन यहीं पे होते हैं। टॉप लेवल में ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सब होता है। तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इशिता? कि मैनेजमेंट बनाना, कि उसे डिसाइड करते कि क्या गोल्स हैं हमारे के और कैसे उन्हें अचीव करना है। हाँ, हाँ। तो बेसिकली वो जो प्रोसेस में कौन सा पार्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट? जो हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट का प्रोसेस है ना, सिद्धार्थ आप बताओ। सर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं, उनके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को गाइड करता होगा। हाँ नहीं, बट हमने जो अभी प्रोसेस बताया था ना, पहले प्रोसेस थे ना, जो मैनेजमेंट के प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस थे? 5 प्रोसेस थे सर। क्या थे वो? प्रोसेस थे सर पोस्ट डीसी, ओके, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, स्टाफिंग, हाँ, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। है, ठीक है। तो अब टॉप लेवल पे कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, ये सब होते नहीं होते? सीएफओ, सीईओ, ये सब नाम सुने? इशिता तुमने ये सब नाम सुने बेटा? यस सर। सीएफओ नहीं सुना सर अभी। सीएफओ नहीं सुना। सीएफओ इज चीफ फाइनेंस ऑफिसर। चीफ फाइनेंस ऑफिसर वो होता है जो कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज करता है। मतलब उसका अकाउंटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा किसको देना है, किससे कितना लेना है, किसका कितना पेमेंट रह गया, बैंक से चेक क्या कहते हैं क्रेडिट हुआ नहीं हुआ, है ना, लोन्स फंड्स अरेंज करना, ये बहुत सारा काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। टैक्सेस का कि टैक्स पे हुए नहीं हुए, गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये सारा काम कौन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स बोलते हैं इसको, एक कंबाइंड वर्ड है, मतलब कंबाइंड एक्टिविटी होती है नॉर्मली। कुछ बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बट जनरली मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस एंड अकाउंट्स एक ही डिपार्टमेंट होता है, जिसमें अकाउंटिंग तो वो होती है जो आपके माल खरीदा, माल बेचा, किसको पेमेंट करनी है, सैलरीज देनी है लोगों को, ये सब अकाउंट्स का काम होता है। फाइनेंस का काम होता है
कि भाई हमें क्या कहते हैं लोन लेना है, हमें इस किससे क्या कहते हैं, कोई अगर सपोज करो हमें टाई अप करना है किसी, तो उसकी उस कंपनी की फाइनेंशियल वो कैसी है, क्या कहते हैं स्टैंडिंग कैसी है, हम उसको उससे उसको मर्ज करें ना करें उसके साथ, ये सब फाइनेंस का बहुत जबरदस्त काम होता है। क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ कि भी हाँ हमें लोन लेना तो इंटरेस्ट कम से कम इंटरेस्ट में हमें मिले, हमें कोलैटरल जो है वो कम से कम देने पड़े उनको, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको फाइनेंस वाला करता है, राइट। तो ये जो टॉप लेवल है वो आपकी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज वो करता है, वो क्या करता है, प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है वो टॉप लेवल पे ही होती है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, और एस क्या है, जल्दी बताओ। Staffing. ओके ओके, एस स्टाफिंग। Staffing. गुड 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 गुड, है ना। तो जो टॉप लेवल है उसका काम क्या है कि वो सिर्फ डायरेक्शंस सारे वो क्या कहते हैं प्लानिंग करता है थोड़ा, और क्या कहते हैं और ऑर्गेनाइज करता है कि ऐसे ऐसे करेंगे, और स्टाफिंग, स्टाफिंग एक्चुअली काम पे एचआर का है, बट फिर भी वो एक वो कर लेता है कि भाई हाँ इतने लोग हमें चाहिए। अब नीचे आ जाओ, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये मार्केटिंग, ये क्या करते हैं, जो ऊपर के गोल्स हैं, जो टॉप लेवल है वो तो इन लोग से बात करेगा, मिडिल लेवल तो भैया हमें ये करवा के दो, करेक्ट। जो टॉप लेवल है उसके ऑब्जेक्टिव्स को नीचे वाले को पास ऑन कर देंगे मैनेजर्स को कि भैया हमें ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें ये काम करवा के देना है, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्शन उनको ऊपर से मिली होती है उसके बेस के ऊपर वो नीचे जो लोग सुपरवाइजरी लेवल के लोग हैं, जो ऑपरेशन जो एक्चुअल काम करने वाले हैं, उनको पास करते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये देखो अब तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी होगी, पढ़ो उसको। इशिता तुम टॉप लेवल के वो पढ़ो। Determining objectives, framing plans and policies, organizing activities, assembling all the resources, welfare and survival of the organization, liaison in outside world, performance appraisal. ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स का मतलब क्या है, liaison? 6 नंबर का Yes sir. लाइजनिंग बोलते हैं इंटरैक्ट करना एक्सटर्नल वर्ल्ड से। से फॉर एग्जांपल मेरे को अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट लाइन में बढ़ाना है, दो तरीके हैं, या तो मैं अपने R&D खुद कराऊं, एक प्रोडक्ट को जो मेरे को पता है मार्केट में बिकेगा, या तो मैं अपने उसको बनाऊं, उसकी R&D कराऊं, उसका सारा कुछ प्रोडक्शन का देखूं, ये करूं वो करूं। सर R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब मैं उसके यहाँ मैं एक पर्टिकुलर सपोज करो एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, मैं एक फार्मा का एग्जांपल देता हूं। मेरी एक फार्मा कंपनी है जो कि क्या कहते हैं ये समझ लो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी बनाती है, ठीक है। अब मार्केट में मेरे को लग रहा है यार कि अगर मैं कैंसर की दवाई भी ले आऊं यहाँ पे अपने मार्केट में तो मेरी सेल्स बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कैंसर केसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ये हो रहा है, व्हाटएवर उसको लगता है। तो दो ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो वो कैंसर की मेडिसिन का वहां पे R&D कराए और अपने आप प्रोड्यूस करने शुरू कर दे। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराए, क्या देखे भी हाँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इसके अंदर, उसको वो अपने रिसर्च में लैब में डेवलप कराए और फिर उसका प्रोडक्शन कराए, राइट। इशिता आर यू गेटिंग? नहीं समझ में आ रहा? दोबारा है ना, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक कंपनी को पकड़ूं जो कि ऑलरेडी कैंसर की दवा बना रही है, मैं उसको बोलूं कि भाई देख
तेरा 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है, मैं तेरी कंपनी को खरीद लेता हूं, ये जो तेरी एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस है इससे तेरे को थोड़ा ज्यादा ही दूंगा और उसको अपने आप मर्ज कर लेता हूं, राइट? यस सर। तो अब तुमने देखा ना कि अब ये कंपनी भी सेम हो गई, तुमने कई कई बार सुना ना, मर्जर कर हो गया कंपनी इसका एंड ऑल दैट, वो क्या कहते हैं, दो कंपनी अब एक बन गई है, सुना है ऐसा कुछ? सिद्धार्थ कुछ ऐसा सुना है? यस सर। यस सर। तो ये जो काम करते हैं ये टॉप मैनेजमेंट तो करता है, लाइजनिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वाला एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर की चीजें हैं, जो एजेंसीज हैं, उनसे जो बात करनी होती है वो ये काम करते हैं। कहीं से मेरे को रॉ मटेरियल बड़ा अच्छा मिल रहा है, मेरे को पता चलता है कि यार यहाँ पे ना इस कंट्री के अंदर ये कंपनी बहुत अच्छा रॉ मटेरियल बनाती है, मैं उससे बात करूँ, या ऐसा है मेरे को इतना इम्पोर्ट, मेरे को ये इम्पोर्ट कर दे, इतना मटेरियल चाहिए, मैं ये दिस इज द प्राइस एंड ऑल दैट। ये जितनी भी लाइजनिंग है वो टॉप है, करेक्ट? यस सर। टॉप लेवल में कोई प्रॉब्लम? नो सर। इशिता, एनी इशू? नो सर। मिडिल लेवल में बताओ, सिद्धार्थ मिडिल लेवल पढ़ो, इनके फंक्शंस। Okay. Middle level interpretation of policies to low level organizing activities of department recruitment and selection of employees, motivating people to perform to their best, controlling and instructing employees, cooperation with other departments, implementing the plan formed by top level. कोई क्वेश्चंस में? सर इंटरप्रिटेशन का मतलब कि मतलब उन पे अप्लाई करना। हाँ, नहीं, बताओ, गुड क्वेश्चन। सिद्धार्थ तुम बताओगे, मैं आंसर दूं? नहीं सर, मेरे को पूछ, हैं? मेरे को भी पूछना। अच्छा ठीक। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल मतलब क्या हुआ, टॉप लेवल ने कुछ पॉलिसी बनाई, तो उसका इंटरप्रिटेशन मतलब कि उसका मीनिंग, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे लोअर लेवल को समझाने के लिए। देखो, जो टॉप लेवल पॉलिसीज या कुछ भी बनाता है वो बड़े ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड इन द सेंस कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होनी होती है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो मीनिंग है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एप्लीकेबिलिटी भी चेंज हो जाती है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। मीनिंग इन द सेंस कि जो टॉप लेवल है वो तो एक सर्टेन ब्रॉड लेवल पे उसने कहा कि ऐसा होना चाहिए, जो एक्शनेबल होता है उस पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन करके कि ये एक्शंस होने चाहिए, वो उस मिडिल मैनेजमेंट का काम है। मैं आपको कोई एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को एकदम से कोई ध्यान नहीं आ रहा है, पर मैं अभी एक मिनट, आई विल गिव यू सम एग्जांपल इन माय नेक्स्ट क्लास, सो रेलेवेंट दूंगा, सो दैट एटलीस्ट तुम लोग को समझ में आ जाइए। बट इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हुआ कि एक इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग भी वर्ड होता है इसके अंदर, कि नीचे वाले बंदों को आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो। मतलब मैंने ऊपर लेवल्स ने मेरे को कोई डायरेक्शन दी है, कोई पॉलिसी दी है, कोई भी इनपुट दिया है, अब मेरे को उनको लोअर लेवल के लोगों को, क्योंकि उनसे काम करवाना है मेरे को, तो इसलिए उनको उस पॉलिसी को मैं इंटरप्रेट करूंगा, इंटरप्रेट समझूंगा, और उसको थोड़ा सा जो मेरे लिए एप्लीकेबल है वही मैं नीचे डाउन द लाइन अप्लाई करूंगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे लॉ है, लॉ, आपके लॉ बने हुए हैं, अब वकील क्या करता है कि उस लॉ को इंटरप्रेट करता है अपने केस के हिसाब से, करता है नहीं, यस और नो? ये इंटरप्रेट भाई टॉप लेवल में राज्यसभा और क्या कहते हैं विधानसभा, लोकसभा ने लॉ बना दिए, ठीक है। अब वकील के सामने कोई केस है, तो उस लॉ को वो इंटरप्रेट करता है
कि और उसकी एप्लीकेबिलिटी देखता है कि हाँ भाई इस लॉ के अगेंस्ट जो है ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी और ये ऐसा नहीं हुआ है। हाँ सर। अभी क्लैरिटी नहीं हुई है इशिता, लगता है मेरे को क्लैरिटी नहीं हुई है ना, तो कोई बात नहीं। मैं मतलब पॉलिसीज को, मतलब जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने दी है उनको अपने तरीके से प्रोसेस करके लोअर लेवल पे अप्लाई करना। हाँ मतलब हाँ मतलब इंटरप्रेट करना उसका मीनिंग, मतलब उनका जो मीनिंग है वो ये है, कोई पॉलिसी बनी है इसका मीनिंग ये है, हमसे ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है, जो उसने पॉलिसी बनाई है उसका इंटरप्रिटेशन लोअर लेवल पे ये है। एक एग्जांपल मैं तुम्हें और देना चाहूंगा कि देयर हैज टू बी डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक उसने पॉलिसी बना दी, एवरीवन हैज टू बी डिसिप्लिन। प्रोडक्शन वाले ने कहा कि देखो डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आपको टाइम से आना भी पड़ेगा, आपको यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ेगी, आपको ये भी करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि जो टॉप लेवल की पॉलिसी थी उसको इंटरप्रेट किया और नीचे इंप्लीमेंट करवा दिया। नहीं समझे? मतलब ये हुआ कि जो टॉप लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं, जो टॉप लेवल पे डायरेक्शंस होते हैं, उनको मैनेजर क्या काम है, मिडिल ऑर्डर मैनेजमेंट का क्या काम है कि उनको समझे और जो लोअर लेवल के लिए एप्लीकेबल चीजें उसको इंटरप्रेट करे, समझे और इंटरप्रेट करे और उसको नीचे डाउन द लाइन इंप्लीमेंट करे। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल। हाँ, तो ये ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट क्लियर है? यस सर। हाँ सर। और कौन सा? इसमें कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है बताओ? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ। चलो, अब मिडिल लेवल में कौन से लोग आ रहे हैं इधर देखो, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, ये आ रहे हैं लोग, ये लोग है ना मिडिल मैनेजमेंट है, और हम मिडिल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है सिद्धार्थ? रिक्रूटमेंट का मतलब पता है? सर रिक्रूटमेंट का वैसे तो बहुत सा मतलब है। पहले मतलब बिजनेस में क्या है ये नहीं पता। ओके चलो, इशिता रिक्रूटमेंट का मतलब पता है? नहीं सर। ओके, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि मैं किसी को एम्प्लॉय कर रहा हूं, मैं किसी को काम पे रख रहा हूं। मैंने अपने ऑफिस में दो सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिक्रूट किया है, मैंने एक प्रोडक्शन मैनेजर को रिक्रूट किया है। अच्छा, हायरिंग। ओके। हायरिंग 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 बोलते हैं, हायरिंग। तो मिडिल लेवल का काम क्या है कि जो सही लोग हैं उनको अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूट करने का। फॉर एग्जाम्पल सेल्स का डिपार्टमेंट हेड है, वो किसी बंदे को प्रोडक्शन के अंदर से क्या तो उसको रिक्रूट करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, उसको सेल्स में बंदे की जरूरत, सेल्स का मतलब समझते हो, मार्केट में जाके बेचेगा चीजों को। हाँ सर। तो क्या वो प्रोडक्शन के किसी बंदे को रिक्रूट करेगा, हायर करेगा? हाँ हाँ सर सर करेगा ना सर, तभी तो सेल करेगा मतलब। प्रोडक्शन के बंदे को, जो बंदा प्रोडक्शन का है, जो बंदा मशीन पे काम करता है। देखो, मैं सेल्स का हेड हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना। यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो मेरे को ये काम करवाने के लिए क्या चाहिए, मेरे को टीम चाहिए। टीम में कौन से बंदे होने चाहिए? जो सेल्स का काम जानते हो। यस, वेरी गुड आंसर।
तो क्या मैं किसी प्रोडक्शन वाले बंदे को हायर करूंगा? नो सर। नो सर। है ना, मेरे को क्या मतलब है, प्रोडक्शन तुम्हें आता हो, ठीक है, तुम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, बट मेरे को तो नहीं चाहिए ये बंदा। क्लियर? तो Yes. मिडिल लेवल वाले बंदे का काम, जो मैनेजर है, जो कि उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, जिसको उस डिपार्टमेंट से ही लेना देना है, उसको बाकी दुनिया से क्या लेना है, बाकी और डिपार्टमेंट से क्या लेना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना वो अलग बात हो गई, बट अदरवाइज जहां तक उसके डिपार्टमेंट की बात है, तो वो रिक्रूट करेगा जो उसके काम में जरूरी होंगे बंदे, उनको सिलेक्शन करेगा, रिक्रूट करेगा, उनको करेगा जो कि उसके डिपार्टमेंट के काम में सहायक होंगे। नहीं समझे? अपने डिपार्टमेंट से तो मतलब है ना उसको। हाँ। अब टॉप मैनेजमेंट तो उसको सेल्स का बंदा नहीं लाके देगा। तुम ये थोड़ी कहोगे कि जो चेयरमैन से, जी मेरे को सेल्स का बंदा चाहिए, आप अरेंज करके दो। वो तो जो डिपार्टमेंट का हेड है वो खुद ही एचआर को बोलेगा, भैया मेरे को ये चीजें क्या कहते हैं, इस लेवल का बंदा चाहिए, आप मेरे को सीवीज भेजो। सीवीज का मतलब समझते हो? रिज्यूमेस का मतलब समझते हो? यस हैं? हाँ, आप इतने मेरे को रिज्यूमे भेजो, सो दैट मैं उनमें से सेलेक्ट करूं और उनको रिक्रूट करूं। मेरे को पता है कि हाँ, अभी यार 5 साल का एक्सपीरियंस हो बंदे का, उसने की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये उसका, उसने इतने कंपनी में काम कर रखा हो, ये उस तरीके के क्राइटेरिया बना देता हूँ मैं एचआर वालों को बोलता हूँ, भैया इसके क्राइटेरिया के हिसाब से मेरे को सीवीज भेज दो, बायोडाटा भेज दो, मैं सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद रिक्रूट करूंगा। क्लियर हुआ? मिडिल लेवल का काम सही में ना, हो गया ना क्लियर? यस सर। चलो सर, इसका यही मतलब है ना कि मतलब अपनी नीड्स के हिसाब से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना। हाँ, अपनी नीड के हिसाब से उस पर्टिकुलर मिडिल लेवल का काम है, क्योंकि उसके वो एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, वो उसको बाकी और डिपार्टमेंट से कोई लेने देना नहीं है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, जो अपने एम्प्लॉइज रखने हैं उसको, के लिए उसको क्या कहते हैं, सेलेक्ट करना है और रिक्रूट करना है। तो ये मिडिल लेवल के, तो सारे मिडिल लेवल के लोगों का यही काम है कि भाई अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को सेलेक्ट करो आप, आई मीन जो डिपार्टमेंट आपको काम करवाना है उनको सही बंदा सेलेक्ट करो, इंटरव्यू करो और उसको रिक्रूट कर लो। ठीक है? यस सर। चलो Yes, इसमें sir. और बताओ, और कुछ समझ में नहीं आया तो? और तो आ गया सर, कंट्रोलिंग वो ये सब तो आ गया। इशिका? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, लोअर लेवल में। ये सुपरवाइजरी लेवल मतलब? सुपरवाइजरी लेवल मतलब होता है बेटा, जो एक्चुअल ऑपरेशंस के अंदर, उसको हम शॉप फ्लोर बोलते हैं। शॉप फ्लोर का मतलब है जहां पे एक्चुअली गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी की असेंबली देखी होगी, कमी देखी होगी, टीवी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे स्क्रीन लगती है, स्पीकर्स लगते हैं, पीसीबीज लगती हैं, अलग अलग उसके इक्विपमेंट्स, अलग अलग उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो असेंबल होते हैं एक जगह, फिर टीवी बन जाता है, राइट? यस सर। तो जो लोग प्लांट में काम कर रहे हैं, जो ये काम असेंबली का काम कर रहे हैं, है ना, उनको लोअर या सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं। मतलब सुपरवाइजरी लेवल वो होता है जो एक इन सब वर्कर्स, एक तो वर्कर होते हैं, वर्कर मतलब समझते हो, जो क्या कहते हैं, लेबर टाइप समझ लो, लेबर समझ लो या वर्कर समझ लो, उनके ऊपर का जो बंदा है, हेड है, वो सुपरवाइजर है, जो कि मैन पावर को कंट्रोल करता है, जो कि एक पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है। हेल्प क्या करती है? वो एक्चुअल बनाती है। देखो, अल्टीमेटली कोई प्रोडक्ट तो कोई ना कोई बनाएगा ही बनाएगा, मशीन बनाएंगी, मशीन में बंदे तो होंगे ही, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल डालने के लिए या वट एवर इट इज, तो वो सारे वर्कर्स हैं कि नहीं? यस सर। वर्कर के ऊपर जो बंदा होता है उसको सुपरवाइजर बोलते हैं। तो सर फिर ये मिडिल लेवल में नहीं आना चाहिए था सुपरवाइजर, क्योंकि नहीं, वो नहीं, उनको मैं हैंडल बताता करता है। हूँ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो मिडिल लेवल वाला बंदा है,
वो सिर्फ सुपरवाइजर से बात करता है, वो किसी लेबर को जाके नहीं बोलेगा भैया तुमने ये काम ठीक नहीं किया है। अगर ऐसे वो बोलने लगेगा, ऐसे वो अगर अपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगा, फिर तो वो दिन भर उसका काम इन्हीं चीजों में जाएगा, सिर्फ मॉनिटरिंग करने में। इसलिए एक सुपरवाइजरी लेवल रखना, उसका काम है कि सब लोगों को मॉनिटर करना, देखना और इंश्योर करना कि हाँ इतना प्रोडक्शन हुआ है नहीं हुआ। मिडिल लेवल वाला तो सिर्फ क्या करता है कि जो ऊपर की जो प्लानिंग आ रही है, जो ऊपर की जो डायरेक्शंस आ रही हैं, जो ऊपर की जो पॉलिसीज आ रही हैं, उनको इंटरप्रेट करके लोअर लेवल को बताता है कि तुम्हें ये करना है, और ये इंश्योर करना होता है सुपरवाइजर से इंटरेक्ट करके कि भैया प्रोडक्शन हुई है नहीं हुई है, प्रॉब्लम क्या आ रही है तुम्हारी, तुम्हें कोई क्या कहते हैं, क्या ना कि सुपरवाइजर का क्या काम है, रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर्स। मतलब ये हुआ कि सपोज करो वहां पे वर्कर्स कहते हैं कि साहब ऐसा है, ये जो मशीनरी है वो बहुत पुरानी हो गई है, इससे हमारे ऊपर एक्सीडेंट्स वगैरह काफी हो रहे हैं, लिहाजा आप उस मशीन को चेंज कराओ। ठीक है, ये एक वर्कर बोलेगा, किसको बोलेगा, टॉप मैनेजमेंट को थोड़ी थोड़ी जाके बोलेगा, वो तो अपने बॉस को बोलेगा ना। वो बॉस कौन है, सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर कहेगा हाँ यार आई थिंक ये जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है। सुपरवाइजर जाके देखेगा, समझेगा चीजों को, और ये कि अगर उसको लगता है नहीं यार तुम्हें ठीक से काम नहीं करना ना, मशीन ठीक है, तुमने उसको ऐसे नहीं ऐसे किया, तो इस वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम तुम्हें लग रही है, और इस वजह से तुम्हारा सेफ्टी इशू है, तुम ऐसा करो, उसको इस तरह से प्रॉब्लम वही सॉल्व होगी। दूसरा ये है, उसको लगेगा हाँ यार ये वाकई ठीक कह रहा है और इससे एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ये है वो सेफ्टी इशू है। वो इस केस को अपने मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको बताएगा कि सर मैंने जाके देखा है मशीनरी में ये प्रॉब्लम है और इससे सेफ्टी इशू है, लिहाजा आप इसको चेंज करने के लिए एक्शन लीजिए। वो टॉप लेवल का थोड़ा जाएगा, नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर, हो गया। इशिता, यस सर। क्लैरिटी हुई है? यस सर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये लोअर लेवल और मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, मिडिल लेवल में डिस्टिंक्शन समझ में आ गया ना, कि जहां पे एक्शन हो रहा है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे वो बंदों को जो मैनेज करता है वो सुपरवाइजर होता है। मैनेजर तो मैनेजर है ना। मान लो 3 फैक्ट्री चल रही है, 3 सुपरवाइजर है, 3 सुपरवाइजर एक मैनेजर को रिपोर्ट करें। ओके सर, समझ गए? ऐसा तो है नहीं 3 को मिडिल मैनेजमेंट बना दे तो फिर वो सीधा डायरेक्टली टॉप लेवल पे रिपोर्ट करेंगे, है ना। तो अब मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा कि जब जैसे उसने ग्रीवांसेस सुने उनके, उसने खुद इवैल्यूएट किया, उसने कहा नहीं यार ये कुछ प्रॉब्लम है, उसने फिर क्या करेगा, वो कहेगा ऐसा करते हैं, जो ये सप्लायर है मशीन का उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि भैया इसके अंदर ये चीज इशू आ रही है, इसको थोड़ा ठीक कर, इसका कोई एडवांस मॉडल दे, इसका कुछ ठीक है। फिर देखो मैनेजर की थिंकिंग थोड़ी एडवांस होती है, वो क्या करेगा, वो जो मशीन लगी है उसमें वहां पे उसके जो सप्लायर उसको बुलाएगा, वो इन पैरेलल देखेगा मार्केट में कौन सी मशीन अवेलेबल है, क्या उसमें ये सेफ्टी इश्यूज इस तरह के आते हैं नहीं आते, क्या इसको रिप्लेस करने में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या वो हम कॉस्ट कब तक रिकवर कर पाएंगे, क्या ये जो मशीन हम यहाँ से निकाल रहे हैं क्या ये बिक जाएगी या नहीं बिक जाएगी। ये सारी चीजें ये सारे डिसीजन जो हैं वो एक मैनेजर ही तो ले सकता है। सुपरवाइजर तो ये कहेगा साहब ऐसा है ये मशीन ठीक नहीं है, इसके अंदर क्या कहते हैं वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनको सेफ्टी इशू है, ये है वो है, व्हाटएवर इट इज, वो तो जाके सीधा अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर देगा। उसको क्या मतलब कि ये कौन सी मशीन बाहर अच्छी है वहां से वो ले आओ या ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ तो है नहीं। समझ गया बेटा? यस। इशिता, यस सर। क्लैरिटी हो रही है ना बेटा? यस सर। गुड, चलो बाकी और सब पढ़ लो, बाकी चीजें इसके अंदर कुछ और नहीं समझ में आया पढ़ दो, बताओ। गुड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी ऑफ वर्कर, तो सेफ्टी वर्कर आ गया ना, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन, हाँ एक ये भी है। अब जैसे सपोज करो मिडिल लेवल वाला बंदा कहता है कि जी ठीक है यार मेरे को एक और सुपरवाइजर चाहिए, यहाँ पे काम बढ़ गया मेरा, तो वो क्या करेगा,
या एक क्या कहते हैं सुपरवाइजर को एक असिस्टेंट चाहिए, राइट? कि सर जब मेरा सुपरवाइजर कहता है सर मेरे पास बहुत काम बढ़ गया, मैं चाहता हूँ कि इस यूनिट में एक ऐसा बंदा रख दूं जो कि वर्कर्स को देखे, वो मेरे को रिपोर्ट करे, ठीक है? तो अब ये जो क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट तो उसका मैनेजर करेगा, लेकिन सिलेक्शन में वो सुपरवाइजर को भी रखेगा कि भैया देख लो, कल को तुम ये मत कह देना कि ये बंदा काम कर नहीं है, ये कुछ नहीं। इसलिए हेल्पिंग मिडिल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसके अंदर उसको हेल्प करते हैं, हाँ सर ये बंदा ठीक है, इसको ले लें, करेक्ट? वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, देखो वर्कर्स का कह रहे हैं ना कि जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि मशीनरी खराब है, तो वो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि देखा यार तुम लोग क्वालिटी ठीक प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तो ठीक करो उसको, अपने वर्कर्स को बोलता है वो। बूस्टिंग द मोरल वर्कर्स के लिए कहता है यार करो ये काम, तुम्हें मैं क्या कहते हैं अच्छे बोनस दिलाऊंगा, तुम्हें अच्छा चलो आज का लंच हम फ्री करवा देते हैं, देर तक काम करना है, मान लो प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा ठीक है जी तुम लोग देर तक काम करो, मैं तुम्हारे लिए ये सब अरेंज कर दूं, मोटिवेट कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। क्लियर? यस सर।